प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। हम आज देख रहे हैं आपका टॉपिक हमारा घर और माहौल। आपके किताब का चैप्टर नंबर 11 है ये, अवर होम एंड एनवायरनमेंट, जमात पंजुम के लिए। मजमून है माहौल का मुताला 1, ठीक है। EVS 1 का ये चैप्टर है, अवर होम एंड एनवायरनमेंट, हमारा घर और माहौल। मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, इसके पहले के तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब है। आज हम आपका ये नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो चलिए देख। मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा, और हमने ये सिलसिला शुरू किया है यहाँ पर ऑनलाइन सेशंस का, ताकि आप लोग जो है स्कूल बंद होने के बावजूद भी तालीम से जुड़े रहें। बच्चों, स्कूल से बाज़ार और दूसरे शहर को जाते वक्त आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। इसमें आप जो है घरों को ज़रूर देखते होंगे। घरों का मुशाहिदा करते वक्त उनके तर्ज तामीर, शक्ल, तामीर के लिए इस्तेमाल हुई अशिया वगैरह बातों पर ज़रा ध्यान दीजिए। आप जब अपने स्कूल से घर जाते हैं या घर से स्कूल आते हैं, बाज़ार जाते हैं, या आप जो है इस दौरान, जैसे अभी तो वबा का दौर चल रहा है, घर से बाहर हम घर कम ही निकल रहे हैं ना, लेकिन आप इससे पहले जब भी घर से बाहर निकले होंगे और इस दौरान जो है अगर आप कभी गांव गए होंगे तो आपको बहुत फ़र्क नज़र आया होगा। हमारे यहाँ मौजूद शहरों में मौजूद घर, गांव में जो मौजूद घर होते हैं। इसके अलावा जब आप सफ़र कर रहे होते हैं तो रास्ते से आपको जो घर नज़र आते हैं, कभी आपने उसकी ध्यान दिया कि उसकी तर्ज तामीर किस तरह से है, उसकी शक्ल कैसी है, किन किन चीज़ों का जो है उस घर को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ होगा, है ना। हम जो है अक्सर ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो आज जो है हम इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात करेंगे। देखिए, कुछ घर इस तरह से होते हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं जैसे तस्वीर में आपको नज़र आ रहे हैं। कभी हम जो है घूमने के लिए जाते हैं, अगर आप लोग किसी पहाड़ी इलाके में कभी घूमने गए हो, महाबलेश्वर, माथेरान, वहाँ मौजूद घरों की तर्ज तामीर मुख्तलिफ होती है। शहरों में मौजूद घरों की तर्ज तामीर मुख्तलिफ होती है। गाँव में जो घर होते हैं वो अलग तरह से बने हुए होते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि हर जगह हमें अलग अलग किस्म के घर दिखाई देते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि घर की ज़रूरत क्यों पेश आती है, कि हमें घर की ज़रूरत क्यों है। इंसान क्यों इतना रुपया पैसा खर्च कर कर इतने बड़े बड़े घर बनाते हैं। दिए हुए उमूर के लिए घरों का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। क्यों घर का इस्तेमाल होता है? रहने के लिए, है ना। हमें रहने के लिए एक आशियाने की ज़रूरत होती है, एक छत की ज़रूरत होती है, चार दीवारी की ज़रूरत होती है। तो हम जहाँ हम सुकून से जो है अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, तो घर का सबसे बड़ा इस्तेमाल रहने के लिए होता है। उसके बाद आराम के लिए, हमें आराम के लिए घर की ज़रूरत होती है ना। जब हम बाहर से थक हार कर आते हैं, सफ़र से आते हैं, घर पहुंचते हैं, तो हमें कितना सुकून मिलता है, हमें कितना अच्छा लगता है कि फाइनली जो है हम अपने घर पहुंच गए, और अपने घर आकर हम एक सुकून की सांस लेते हैं। तो वो आराम और सुकून जो है वो हमें अपना घर देता है। सर्दी, धूप, हवा, बारिश से हिफाजत के लिए, देखिए जब मौसम की सख्ती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत सर्दी हो, बहुत ज़्यादा धूप हो, बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हो, जैसे फ़िलहाल बारिश का मौसम है, कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, है ना। आई एम सो सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए शायद आपको आवाज़ में जो है थोड़ा सा फ़र्क महसूस हो रहा होगा। तो हम बात कर रहे थे कि बारिश के दौरान भी जो है अक्सर जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो उस दौरान हमें ऐसा लगता है कि हम जल्द से जल्द, अगर हम घर के बाहर हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाएं, ताकि ये जो मौसम की सख्ती है हम इससे बच सकें। तो सर्दी, धूप, हवा, बारिश से हिफाजत के लिए भी हमें घर की ज़रूरत होती है।
जंगली दरिंदों से हिफाजत के लिए देखिए, शहरों में तो इस तरह के जंगली दरिंदे नहीं पाए जाते, लेकिन जिनके घर जो है गांव में है या पहाड़ी इलाकों में है, वहाँ अक्सर रात के वक्त जंगली दरिंदे निकलते हैं। अजीब अजीब तरह के कीड़े मकोड़े, सांप के निकलने का अक्सर डर होता है। तो इन तमाम से हिफाजत के लिए हमें घर की ज़रूरत होती है। गैर समाजी अनासिर से हिफाजत के लिए, गैर समाजी अनासिर मतलब क्या? चोर उचक्के हो सकते हैं, डाकू हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को बिला वजह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, किसी को मारने की कोशिश करते हैं। कोई इंसान शराब पिया हुआ हो तो वो दूसरे लोगों को जो है तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है। तो इस तरह के जो गैर समाजी अनासिर होते हैं, इनसे हिफाजत के लिए भी हमें अपने घर की ज़रूरत होती है। वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज अराउंड अस। हमें अपने अतराफ में अलग अलग किस्म के घर दिखाई देते हैं। हाउस विथ फ्लैट रूफ, किसी की रूफ जो है फ्लैट है। हाउस विथ कॉन्क्रीट स्लोपिंग रूफ, हाउस विथ टाइल्ड स्लोपिंग रूफ, हाउस इन एन अपार्टमेंट, बिल्डिंग में घर होते हैं, कहीं पे टेंट होते हैं, खेमे वाले घरों में भी लोग रहते हैं। हट्स में यानी झोपड़ियों में लोग रहते हैं। बोट हाउस होते हैं, पानी में चलने वाले घर होते हैं अक्सर लोगों के। तो इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के घर हमें अपने अतराफ में नज़र आते हैं। तो क्यों होते हैं अलग अलग तरह के घर, ये देखते हैं। देखिए, ये कुछ और मुख्तलिफ किस्म के घर यहाँ पर इस तस्वीर में आप देख सकते हो। बर्फीले इलाकों में अलग तरह के घर पाए जाते हैं, रेगिस्तानी इलाकों में अलग किस्म के घर होते हैं, है ना। जंगलाती इलाकों में अलग तरह के घर होते हैं। तस्वीरों में हमने घरों की जो है मुख्तलिफ किस्में देखें। अब हम इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल। घरों की तर्ज तामीर में इलाकों के एतबार से होने वाली तब्दीली, यानी अलग अलग तरह के जो घर होते हैं उसकी तर्ज तामीर में इलाकों के एतबार से फ़र्क पाया जाता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के घर पाए जाते हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक हमारे हिंदुस्तान का नक्शा बताया गया है। मैंने जो है यहाँ पर इस तस्वीर में सिर्फ आधा ही हिस्सा लिया है, आधा हिस्सा हम आगे के हिस्से में देखेंगे, क्योंकि एक साथ स्क्रीन पर जो है आपको पूरा नक्शा बताना और घरों की किस्में बताना मुमकिन नहीं था। तो हम पहले देखते हैं कि पहाड़ी इलाके, आप देखिए ऊपर का हिस्सा और तीर का निशान देखिए कहाँ जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में जो है अक्सर इस तरह के घर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद मैदानी इलाकों में किस तरह के घर होते हैं आप देख सकते हो। रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले घरों की किस्में अलग है। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह के जुग्राफियाई हालात होते हैं, जिस तरह के इलाके होते हैं, उसी की मुनासिबत से वहाँ रहने वाले लोग जो है घरों की तामीर करते हैं। देखिए, नीचे का हिस्सा आप देख सकते हो हिंदुस्तान का, उसमें जो है ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में, जो केरला वगैरह रियासतें नीचे हैं जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ आप देख सकते हो ढलवान सतह वाले घर जो है, छतों वाले घर पाए जाते हैं। कम बारिश वाले इलाकों में जो है हमवार जो है छतें होती हैं उनकी, और औसत बारिश वाले इलाकों के छतें जो है आप देख सकते हो कितना फ़र्क है इन तमाम घरों की किस्मों में। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग किस्म के जो घर पाए जाते हैं उस पर वहाँ के जुग्राफियाई हालात असरअंदाज होते हैं। ज़्यादा बारिश के इलाके जो होते हैं वहाँ पर अक्सर इस तरह की छतें पाई जाती हैं, ढलान वाली छतें पाई जाती हैं, जिन पर से बारिश का पानी जो है बहकर नीचे गिर जाए, जमा ना होने पाए बारिश का पानी। क्योंकि अगर छतों पर बारिश का पानी जमा होगा तो फिर वो घर में पानी लीक हो सकता है, दीवारों में पानी जज्ब हो सकता है, दीवारें ख़राब हो सकती है। इसलिए ज़्यादा बारिश के जो इलाके होते हैं वहाँ पर इस तरह की छत वाले घर पाए जाते हैं। देखिए, जो बड़े बड़े बंगलोज भी जो बनाए जाते हैं, बड़े घर बनाए जाते हैं, उनकी छतें उमूमन इस तरह से ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में जो है इस तरह से ढलान सतह वाली होती हैं। और अगर छोटे मोटे घर अगर हम देखें, झोपड़ियाँ, हट्स जिसे कहते हैं, ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में वो इस तरह से पाई जाती हैं। उनकी छतें भी जो है ढलान होती है, ढलवान वाली होती हैं, ताकि बारिश का पानी उन पर आसानी से बहकर नीचे गिर जाए। औसत बारिश के इलाके यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं होती, बहुत कम भी नहीं होती, औसत बारिश होती है, एवरेज होती है बारिश।
वहाँ पे किस तरह की छतें पाई जाती हैं। गाँव में जो है, जो औसत बारिश वाले इलाके हैं, वहाँ पर इस तरह की छतें जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रही है, इस तरह की छतें जो है होती है। जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, औसत बारिश के इलाकों में इस तरह की छतें पाई जाती हैं। कम बारिश वाले इलाके जो होते हैं, जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पर उमूमन जो है हमवार सतह होती है। छतें जो होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है। प्लेन हम कह सकते हैं छतों वाले घर जो पाए जाते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो, छतें जो होती हैं वो बिल्कुल जो है प्लेन होती है, हमवार सतह वाली। इस तरह की ढाबे वाली छत भी जिसे कहते हैं वो पाई जाती है। टेरेस वाली छतें भी हम इसे कह सकते हैं, कि ऊपर टेरेस मौजूद होते हैं। इस तरह की छतें जो है कम बारिश के इलाकों में पाई जाती है। देखिए, कम बारिश वाले इलाकों में इस तरह के घर भी पाए जाते हैं, जो बड़े बड़े घर होते हैं, बंगलोज होते हैं, उसमें छतें जो है इस तरह से रखी जाती हैं। क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है और कम बारिश की वजह से जो है पानी का जमा होने का कोई मसला नहीं होता छतों पर, इसलिए इस तरह की हमवार सतह वाली छतें भी बनाई जा सकती। लेकिन जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं, वहाँ पर किस तरह के घर होते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में चूँकि रेत बहुत ज़्यादा मौजूद होती है और इन इलाकों में पानी मौजूद नहीं होता है जल्दी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है रेतीले तूफान आते हैं, तो इन इलाकों में जो है घर आप देख सकते हो इस तरह के मिट्टी के उमूमन घर बनाए जाते हैं। आजकल रेगिस्तानी इलाकों में भी बहुत बड़े बड़े अजीम शान घर भी बनने लगे हैं, वरना पहले नहीं बनाए जाते थे। रेगिस्तानी इलाकों में आजकल ऐसे बड़े बड़े बंगलोज भी बनाए जाते हैं, लेकिन ये भी वहाँ के हालात को, वहाँ के माहौल को मद्देनज़र रखते हुए बनाए जाते हैं। मैदानी इलाके, अब मैदानी इलाकों में किस तरह के घर पाए जाते हैं। पुराने वक्तों में मैदानी इलाकों में सबसे पहले जो है लोगों ने आबादियां बनानी शुरू की थी। मैदानी इलाकों में नदी के किनारे लोगों ने आबाद होना शुरू किया था, तो उस वक्त जो है इस तरह के घर बनाए जाते थे, घास फूस का इस्तेमाल करके, मिट्टी का इस्तेमाल करके इस तरह से घर बनाए। आजकल अगर हम देखें तो हमें मैदानी इलाकों में जो है इस तरह से बस्तियां नज़र आती हैं, जहाँ पर कवेलू वाले घर भी हम कह सकते हैं बनाए जाते हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी बनाई जाती हैं मैदानी इलाकों में। दलदली इलाके, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो कुछ इलाके ऐसे होते हैं जंगलात के आसपास के, जहाँ पर बिल्कुल ज़मीन दलदली हो जाती है। तो दलदली इलाकों में घर जो है इस तरह से बनाए जाते हैं ताकि जो दलदल है उससे बचा जा सके। थोड़ी ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो, आने जाने के लिए इन घरों के लिए अलहदा रास्ता जो है दलदल के ऊपर से बनाया जाता है, ताकि उस तरह के जो जुग्राफियाई हालात है वहाँ पर वो असरअंदाज ना हो लोगों की ज़िंदगी पर। पहाड़ी इलाके जो होते हैं, पहाड़ी इलाकों में भी उमूमन ढलवान सतह वाले घर, छतों वाले घर जो है बनाए जाते हैं, क्योंकि अक्सर पहाड़ी इलाकों में या तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, या पहाड़ी इलाके जो है हमारे हिंदुस्तान के वो बर्फ़ से ढके हुए हैं, और जो दीगर पहाड़ी इलाके हैं वो ज़्यादा बारिश वाले इलाके हैं। तो इन छतों पर जो है बर्फ़ जमा नहीं होती, नीचे गिर जाती है, इसलिए जो है इस तरह की छतें पर। तस्वीर में आप देख सकते हो, पहाड़ी इलाकों में अक्सर कश्मीर वगैरह के जो इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके, वहाँ पर लकड़ी के इस तरह से घर बनाए जाते हैं। लकड़ी के घरों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो लकड़ियों के बनाए हुए घर होते हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं। तो गर्म, वहाँ के मौसम का ख्याल रखते हुए, मौसम की मुनासिबत से वहाँ पर घर बनाए जाते। इसके अलावा ये भी आप देख सकते हो, पहाड़ी इलाकों में, जैसे मैंने कहा, कुछ पहाड़ी इलाकों में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो मकानात जो है वो थोड़ी ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। अक्सर जो पहाड़ी इलाके हैं, आसाम वगैरह के जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर बारिश होने के साथ साथ वहाँ सैलाब भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा बारिश होने की वजह से। तो इसलिए इस तरह की थोड़े ऊंचे मकान जो है बनाए जाते हैं, ऊंचाई पे बनाए जाते हैं, ताकि सैलाब वगैरह से बचा जा सके।
لیکن آج کل ہر جگہ پر ہم اگر پہاڑی علاقے دیکھ لیں، ہم میدانی علاقے دیکھ لیں، ہم ریگستانی علاقے دیکھ لیں، کسی بھی طرح کے ہم علاقے دیکھ لیں، کم بارش والے زیادہ بارش والے علاقے، ہر جگہ پر آج کل اونچی اونچی فلک بوس عمارتیں بننے لگی ہے۔ یہ عمارتیں بھی وہاں کے ماحول کی مناسبت سے ہی بنائی جاتی ہیں، اور اس طرح کی عمارتوں کا فائدہ یہ ہے کہ کم جگہ میں جہاں گنجان آبادی ہے بہت زیادہ، جیسے شہر جو ہوئے بڑے بڑے جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں جہاں پر بہت زیادہ آبادی پائی جاتی ہے، تو وہاں پر کم جگہ میں زیادہ لوگ جو ہے رہ سکتے ہیں، اس لیے اکثر شہروں میں آج کل بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا چلن بہت زیادہ عام ہے۔ اور یہ ہمارا شہر ممبئی، یہ ممبئی کی کچھ اونچی اونچی فلک بوس عمارتیں آپ دیکھ رہے ہو۔ تو ہمارے یہاں شہر ممبئی میں تو بلڈنگز جو ہے بہت عام ہیں، ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں، آپ کی بہت ساری سکولز جو ہے اس طرح کی اونچی اونچی بلڈنگز میں موجود ہے نا۔ تو ہمارے یہاں پر اس طرح کی عمارتیں، فلک بوس عمارتیں بہت عام چیز ہے، لیکن یہ تمام پورے ہندوستان کے تمام علاقوں میں اتنی عام نہیں ہوئی ہے۔ مذکورہ علاقوں کی آب و ہوا اور دستیاب قدرتی وسائل اور سامان کو استعمال کر کے لوگوں نے گھروں کی تعمیر کی ہے۔ یعنی جو بھی گھر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ لوگوں نے جو ہے، جو علاقوں میں وہ لوگ رہتے ہیں، وہاں کی آب و ہوا کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہاں کی جغرافیائی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہاں پر دستیاب جو قدرتی وسائل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جو سامان انہیں وہاں پر مل سکتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے یہ گھر بنائے ہیں۔ گھروں کی قسمیں، ان کی طرز تعمیر اور انہیں تعمیر کرنے میں استعمال کیے ہوئے وسائل میں ہمیں تنوع نظر آتا ہے۔ یعنی ہمیں جو ہے بہت سارے ڈفرینسز نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ علاقوں میں الگ طرح کے گھر ہے، کچھ علاقوں میں الگ طرح کے گھر ہے، تو یہ جو فرق جو ہمیں نظر آتا ہے، اسی بنا پر ہمیں گھروں کی الگ الگ قسمیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ فرق کس وجہ سے ہے؟ ہم نے دیکھے کہ وہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے یہ فرق ہے، قدرتی وسائل کی وجہ سے یہ فرق ہوتا ہے، وہاں کے جغرافیائی حالات کی وجہ سے یہ فرق ہوتا ہے، اور اس بنا پر گھروں کی الگ الگ طرح کی قسمیں بھی بنائی گئی نظر آتی ہیں ہمیں۔ زمانے کے مطابق انسان کی رہائش میں ہونے والی تبدیلی، دیکھیے زمانے کے مطابق انسان کی رہائش میں بہت زیادہ تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ پہلے کا انسان جو تھا، جب انسان نے بالکل بھی ترقی نہیں کی تھی، انسان جو ہے جنگلات میں رہا کرتا تھا، درختوں کی شاخوں میں، درختوں کی درمیان جو ہے اپنے گھر بنایا کرتا تھا اور وہاں پر آرام ڈھونڈتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے وقت ایسا آیا کہ انسان نے جب آگ کی دریافت کر لی، پھر انسان جو ہے گفاؤں میں رہنے لگا، اور وہاں پر جو ہے وہ شکار کر کے اپنا لانے لگا، ان شکار کو بھون کر جو ہے کھانے لگا گفاؤں میں رہ کر۔ پھر اس کے بعد انسان نے جو ہے پتھروں کا استعمال کر کے گھر بنانے شروع کیے۔ جب انسان نے جو ہے پتھروں کو تراشنے کا ہنر سیکھ لیا، تو پھر پتھروں کو تراش کر انسان پتھروں کے گھر بنانے لگے۔ دھیرے دھیرے جب انسان وہاں سے اور انسان ترقی کرتا گیا، پھر انسان نے جو ہے درختوں کے پتوں سے، درختوں کی چھالوں سے گھر بنانا شروع کیے۔ جب انسان جو ہے ندیوں کے کنارے آباد ہوا، وہاں پر آبادیاں بڑھنے لگی، انسان جو ہے مل جل کر رہنے لگے، بستیاں آباد ہونے لگی، ایک قبائل بننے لگے کہ ایک قبیلے کے لوگ ایک ساتھ مل کر ایک جگہ پر رہنے لگے۔ تو پھر جو ہے درختوں کی چھالوں کا استعمال ہونے لگا، درختوں کے پتوں کا استعمال ہونے لگا، درختوں کی جو لکڑیاں ہیں ان کا استعمال کر کے انسان نے گھر بنائے۔ دھیرے دھیرے انسان نے اور ترقی کی، پھر جو دیواریں تھی وہ مٹی کی دیواریں بنائی جانے لگی، مٹی سے باقاعدہ اس کو لیپا جانے لگا، کھڑکیاں دروازے جو ہے گھروں میں آ گئے، لیکن چھتیں جو تھی وہ ابھی بھی گھاس پھوس اور اس طرح کی چیزوں سے، درختوں کی چھالوں سے وغیرہ سے ہی بنائی جاتی تھی۔ لیکن پھر اس کے بعد انسان نے ترقی کی، اور جو چھتیں تھیں وہ چھتیں بھی جو ہے مٹی کی بننے لگی، مٹی کے جو کویلو آنے لگے ان سے چھتیں بنائی جانے لگی، اور پکے گھر جو ہے انسان نے بنانے شروع کر دیے۔ اس کے بعد جو ہے 2 منزلہ گھر بنے، 1 منزلہ سے 2 منزلہ گھر ہو گئے۔ اس کے بعد انسان نے جو ہے ایک کے بعد ایک اور ترقی کی، بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں انسان بنانے لگا، ہر طرح کی آسائشیں سے بھرپور جو ہے یہ گھر ہو گئے۔ گھر میں جو ہے اچھی اچھی اونچی اونچی عمارتیں سیمنٹ کانکریٹ کا استعمال کر کے مضبوط گھر بنائے جانے لگے، فلک بوس عمارتیں بننے لگی جس میں لفٹ کی سہولت دستیاب ہو گئی، جس میں جو ہے انسان ہر طرح کی سہولتوں کے ساتھ
جو ہے ان گھروں میں رہنے لگا۔ اس طرح زمانے کے مطابق انسان کی رہائش میں بہت زیادہ تبدیلیاں واقع ہوئی وقت کے ساتھ۔ اور آج جو ہم زمانہ دیکھ رہے ہیں، آج جو بچوں آپ زمانہ دیکھ رہے ہو، آپ یہ بہت اچھا زمانہ دیکھ رہے ہو، کیونکہ آپ کو تمام سہولتیں آپ کے گھر میں دستیاب ہیں، تمام چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، لیکن آپ کے جو پروج تھے ان کو یہ سب کچھ دستیاب نہیں تھا۔ انہوں نے بہت محنت کر کے یہ سب کچھ حاصل کیا، جس کا فائدہ، جس کا پھل آپ حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ کی بیسک نیڈس کیا ہے؟ واٹ از مائی بیسک نیڈس، ذرا بتائیے کیا ہوتی ہے؟ ہر ایک کو جو ہے ہوا کی، پانی کی، غذا کی اور لباس کی اور مکان کی ضرورت ہوتی ہے نا، یہ ہماری بیسک ضرورتیں ہیں، اور ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ تمام بیسک ضرورتیں جو ہے، بنیادی ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں، کیونکہ ہر کسی کی یہ ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے اچھا کھانا نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ریگستانی علاقوں میں رہنے والے جن کے پاس پینے کے لیے پانی تک دستیاب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام نعمتیں جو عطا کی ہے، ہمیں اس کا اللہ تعالیٰ کو بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن جیسے میں کہہ رہی تھی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی یہ ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، تو وہ لوگ کون ہیں، ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے ویڈیو میں معلومات حاصل کریں گے۔ فی الحال وقت جو ہے کافی ہو چکا ہے، ختم ہو رہا ہے ہمارا وقت، بس اتنا ہی۔ ایک چھوٹا سا جو ہے آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے، پہاڑی علاقے میں ذیل میں سے کون سا گھر مناسب ہوگا؟ مناسب جگہ پر جو ہے آپ کو ٹک مارک کرنا ہے اور اس کی وجہ لکھنی ہے۔ آپ کی کتاب میں یہ سوال دیا ہوا ہے، تو آپ کو 4 تصویریں یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ آپ کو یہ بتانا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں ان میں سے کون سا گھر مناسب رہے گا، کس طرح کا گھر ہونا چاہیے اور کیوں، ٹھیک ہے؟ یہ وجہ آپ کو لکھنی ہے، تو یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ امید ہے جو کچھ آج بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کے کوئی ویڈیوز کے تعلق سے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کچھ اور جو ہے ہم اپنے اس ویڈیو میں امپرومنٹ لائے تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ لائک کرنے کے بعد آپ کو وہاں پر موجود سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو آگے آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ جب آپ سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں گے تو وہاں پر بازو میں آپ کو ایک بیل کا آئیکن نظر آئے گا، آپ کو جو ہے اس بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا ہے تاکہ آگے آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن پھر آپ کو مل جائیں گے۔ آپ ہمارے ہر تمام نئے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، تو ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اب آپ سے اگلے ہفتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ تو بچوں، مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔